ओके गाइस, तो अभी हम आगे के टॉपिक्स के जो रिलेटेड है ब्राह्मी क्लास के एफओएन के, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम जो है वो प्रॉपरली क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एफओएन में जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक्स था, राइट ना। जैसे कि रिमेनिंग टॉपिक्स हमारा क्या था यहाँ पे, तो हमको पता है कि हम एफओएन में जो है वो ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, यस, जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं बीटी को, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ रहे थे। मैंने उसके साथ आपको ये भी बताया कि हम इसको जो है वो क्यों इन्फ्यूज़न और इन्फ्यूज़न के साथ जो है वो ट्रांसफ्यूज़न कैसे अलग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी, है ना। तो अभी आगे हम देखेंगे कि ट्रांसफ्यूज़न के रिलेटेड और भी कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम अच्छे से जो है वो कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, ताकि आगे हमारे एग्ज़ाम में और हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए खास इम्पोर्टेंट हो पाए, राइट ना। तो हम यहाँ पे आगे देखें, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो, ग्रेन्युलोसाइट्स, यस। तो वो क्या है, मे बी यूज टू ट्रीट अ क्लाइंट विद सेप्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्सिस ओवर हियर, है ना। यहाँ पे जो ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है आपको, ये जो सेप्सिस है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो सेप्सिस होता है ना, उसका मतलब होता है इन्फेक्शन, ठीक है। क्या होता है वो, इन्फेक्शन। और न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट, न्यूट्रोपेनिक मतलब क्या, कि जो न्यूट्रोफिल्स काउंट है वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्या हो गए, ये जो न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट हमको बोला है तो ये डिक्रीज हो गए, ठीक है। क्लाइंट विथ एन इन्फेक्शन, अगर उसको भी इन्फेक्शन है, मतलब बाद जो है वो आपको यही बता रहा है कि इन्फेक्शन है, बराबर। दैट इज अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स। और वो इन्फेक्शन कैसा है कि आप अगर एंटीबायोटिक्स भी देते हो ना, फिर भी वो ट्रीट होने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट, उसमें पहली बात है कि मे बी यूज टू ट्रीट अ क्लाइंट। वो किसके लिए यूज होता है, तो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई ऐसा क्लाइंट कि जिसको इन्फेक्शन लगा है, सेप्सिस, या फिर जो न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट है विथ एन इन्फेक्शन, जिसको इन्फेक्शन लगा है और वो अनरिस्पॉन्सिव हो चुका है क्योंकि एंटीबायोटिक्स की कोई भी इफेक्ट नहीं हो रही है। ये चीज़ें कब होती है, देखो, एंटीबायोटिक्स में भी मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो हम पूछते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ये ग्राम कैसी है, यस, ये ग्राम नेगेटिव है। हम ऐसा भी पूछते हैं, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर हम बोल दें कि ये दोनों का कंबाइनेशन है, चलो बोल दिया कि ये दोनों का कंबाइनेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, यस, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसका मतलब क्या कि दोनों कॉम्बिनेशन है, ग्राम पॉजिटिव भी है उसके अंदर, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को भी वो किल करने की अपने अंदर एबिलिटी रखता है, और ग्राम नेगेटिव को भी किल करने की एबिलिटी रखता है। उसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो एक ये कीवर्ड्स रहेगा आपके लिए कि जो एग्जाम में भी यूजफुल हो सकता है, कि भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मतलब वो किस तरीके से बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो क्या आएगा, यस, दोनों, कि पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को। यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तब होता है जब पेशेंट को कुछ भी हुआ और वो दवाई ले लेता है, और वो एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए तब भी कंटिन्यूअसली करता रहता है। उसको डॉक्टर ने दिया है कि इतने टाइम तक ही इतनी ही दवाई का कोर्स करना, वो अपने हिसाब से करता है। तो वो एंटीबायोटिक्स फिर जब लेनी होती है एक्चुअली, तो वो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं देती है, वो अपना काम नहीं करती है। इवाल्यूएशन ऑफ एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स इज असेस्ड बाय, अभी इसका रिस्पॉन्स कैसे देखोगे कि पेशेंट को सेप्सिस था या न्यूट्रोपेनिक वाला कोई भी पेशेंट था जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रही थी। अब अगर हम इसके अंदर कोई ग्रैन्युलोसाइट से ट्रीट कर रहे हैं तो अब कैसे देखेंगे, तो इवाल्यूएशन ऑफ एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स इज असेस्ड बाय मॉनिटरिंग द WBC, वाइट ब्लड सेल को हम चेक करेंगे एंड डिफरेंशियल काउंट्स को देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि पहले इतने काउंट्स थे तो अभी इतने हैं, ठीक है। तो कितना जो है इसके अंदर हमको बेनिफिट्स देखने को मिला, राइट, ये हम देखेंगे, ओके। फिर देखो इसके बारे में आपको क्या बोला है कि टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन, और हमने पढ़ा था कि ये जो ऑटोलोगस आपको बोला है ना, ये ऑटोलोगस चीज जो है आपके पास, ये ऑटोलोगस मतलब क्या कि डोनर से ही ब्लड को लेना, ठीक है, और उसी में ब्लड को वापस डालना। बोला था मैंने कि इतने मेरी कोई प्लांट सर्जरी होने वाली, देखो इमरजेंसी में तो हो नहीं पाता है, प्लांट सर्जरी है तो 6 महीने का मेरे पास जो गैप है, मैं बोलूँगी कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए, अभी मेरी बॉडी से आप ब्लड लेना चालू कीजिए, उसको स्टोर करना चालू कीजिए, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हो तो आप किसी और का ब्लड मुझे मत चढ़ाइएगा, मत लगाइएगा, आप मेरा ही ब्लड मुझे लगाओ।
तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कि डोनेशन ऑफ द क्लाइंट्स ऑन ब्लड, ठीक है, अपना खुद का ब्लड देता है बिफोर अ शेड्यूल्ड प्रोसीजर, उसका जो शेड्यूल्ड हुआ है, उसका जो प्लान प्रोसीजर हुआ है 6 महीने का गैप ऐसा, उसके अंदर इज एन ऑटोलोगस डोनेशन, उसको हम ऑटोलोगस डोनेशन बोलते हैं। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, उससे डिजीज ट्रांसमिशन का रिस्क तो बहुत ही कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद का ब्लड खुद में दे रहा है, मतलब कि उसको ना कोई इन्फेक्टेड डिजीज़ है, और है तो उसको पता है, ठीक है, बाहर से उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है, ना उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और हो तो उसको ही है, उसका ही ब्लड उसको लगेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एंड पोटेंशियल ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं रहेगी। ऑटोलोगस डोनेशन इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अ क्लाइंट विद ल्यूकेमिया और बैक्टीरिया। अभी ये जो ऑटोलोगस है उसके अंदर एक्सेप्शन है कि भाई अगर उसको ब्लड कैंसर है तो उसका खुद का ब्लड उसमें काम नहीं आएगा, मना बोल दो कि सॉरी भैया हम आप में नहीं कर सकते हैं। या बैक्टीरियमिया है कि जिसके ब्लड के अंदर ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो उसको भी हम मना कर देंगे, सॉरी हम इसमें भी नहीं कर सकते। तो ल्यूकेमिया और बैक्टीरियमिया में ऑटोलोगस का ऑप्शन कैंसिल है, ये भी बता देना कि कैंसिल है, नहीं कर सकते। A donation can be made every 3 days as long as the hemoglobin remains within a safe range, ठीक है, या फिर सेम रेंज, मतलब कि उसके अंदर क्या देखना होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो तो इतना होना चाहिए ना कि हम आप में से ब्लड का जो है वो कलेक्शन कर पाए, है ना, कि स्टोर कर पाए। अगर हीमोग्लोबिन इतना बन ही नहीं रहा है तो आप कैसे उसका ब्लड ले लेंगे? तो ये सब भी ज़रूरी है ऑटोलोगस के अंदर कि हमको पहले चेकअप करने दो, आपके काउंट्स देखने दो, ठीक है, ओके है, तो हम ले पाएंगे। अगर उसका हीमोग्लोबिन ही 7-6 है और आप उसमें से ब्लड ले रहे हो तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हमको पता है, ठीक है। तो 3 दिन एवरी 3 डेज अल्टरनेटिवली उसको आना है और वो अपना ब्लड दे सकता है स्टोरेज के लिए, ताकि अगर इमरजेंसी में उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन लाइक हेमरेज और ऐसा होता है, और एक्सेसिवली ब्लड लॉस होना मतलब हेमरेज, तो हम उसका ही ब्लड उसको लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों के अंदर ध्यान रखना कि एवरी 3 डेज उसका होगा, पर हम हीमोग्लोबिन का काउंट देखेंगे, सफिशिएंट है तभी लेंगे, ओके। अभी क्या बोला है कि डोनेशन शुड बिगिन विद इन 5 वीक्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन डेट, ठीक है। डोनेशन को क्या कर सकते हैं कि विद इन 5 वीक्स के अंदर अंदर हमको करना पड़ेगा, डेट से ज़्यादा भी तो नहीं स्टोर करते ना, इसका भी तो हम टाइम होता है, लिमिटेशन होता है कि आप इतने ही टाइम तक, वरना वो भी तो एक्सपायर्ड हो जाता है, ठीक है। एंड एटलीस्ट 3 days बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो डोनेशन शुड बिगिन विद इन 5 वीक्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन डेट से 5 वीक्स तक, एंड एटलीस्ट 3 days बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। बिफोर द एंड ऑफ द ट्रांसफ्यूजन के 3 days बिफोर आप यूज़ कर सकते हो, फिर बस एक्सपायर्ड हो चुका है, अब कुछ नहीं होता। तो ये सब भी ज़रूरी है चीज़ें, ठीक है। फिर आप 1 साल के पहले से कर रहे हो तो ये सब नहीं चलेगा, तो ये सब देखना पड़ता है। ऑटोलॉगस के बारे में ही थी ये जानकारी। अभी ब्लड साल्वेज है वो क्या है वो हम देखेंगे। देखो सबसे ज़्यादा बात कि ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है, ये कंटेंट खास करके ऐसा कंटेंट है जो आप अगर पेड लेक्चर्स भी बाय करते हो तो जाके आपको मिल पाता, ठीक है। तो अभी आपको ये टोटली फ्री में अवेलेबल हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको पता ही है कि यूट्यूब लेक्चर्स इज़ फॉर द एंटरटेनमेंट, ठीक है, फॉर द लाइक, फॉर द सब्सक्राइबर आप बढ़ाओ, इसके लिए है ये। मैं उसके लिए नहीं बना रही हूँ कि आपको कोई नॉलेज बढ़े, इसके लिए ये लेक्चर्स बन रहे हैं। आप उसका क्वांटिटी देख लीजिए कैसा है। जो बच्चा सच में पढ़ रहा है उसको पता ही है कि क्या उसको मिल रहा है। तो जैसे आप पेड लेक्चर्स में आपको पता है कि आपको 4-5 घंटे बैठ के लेक्चर्स देखना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने पैसे दिए हैं, है ना। तो आप अपने माइंड को भी रेडी करते हो, अपना टाइम भी निकालते हो। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, पर अब कंटेंट को देखिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पर आप खुद भी पढ़िए। अगर टाइम मिलता है तो नोट्स भी बनाइए और रिवीजन करते रहिए। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस होता है तो पुट डाउन इनटू द कमेंट्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ओके। ब्लड साल्वेज क्या है? तो ब्लड साल्वेज इज एन ऑटोलोगस डोनेशन, ये भी एक टाइप है ऑटोलोगस डोनेशन का, दैट इन्वॉल्व सक्शनिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी कैविटीज, कि जिसके अंदर बॉडी कैविटीज से हम ब्लड को सक्शन करेंगे। जॉइंट स्पेसिस से हम ब्लड को सक्शन करके ले सकते हैं, या अदर क्लोज्ड बॉडी कैविटीज या साइड से भी आप ले सकते हैं। ब्लड में नीड टू बी वॉश्ड, ठीक है, उसको वॉश्ड करना, स्पेशल प्रोसेस दैट रिमूव टिश्यू डेब्रिज बिफोर री इन्फ्यूजन। क्या है इसका मतलब? ये वॉश्ड मतलब ब्लड को धोना। अब ब्लड को कैसे धो सकते हैं? सोचो आप कि हम कपड़े धोते हैं, पर हम ब्लड को कैसे धोएंगे, है ना।
तो ऐसा होता है कि जब हमारा कहीं भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे बहुत सारा ब्लड जो है वो हमारा लॉस हो चुका है, और अगर वो लोगों ने उस साइड से ब्लड को कलेक्ट किया, ठीक है, वो जो भी ब्लड लॉस हुआ उसको कलेक्ट किया, अब क्या करेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी और सैंड भी होगी और बहुत सारा कचरा हो सकता है, उसको वो लोग बाहर निकाल देंगे, ब्लड को रखेंगे, जो हमारा ब्लड है उसके काउंट्स को और उसके सेल्स को वो लोग सेपरेट करेंगे इससे, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉश्ड प्रोसीजर। उसको बोलते हैं वॉश्ड प्रोसीजर। ब्लड को उन्होंने धोया मतलब साफ किया, फिल्ट्रेट किया अच्छे से, और वो जो है वो री इन्फ्यूजन हमारी बॉडी में वो ब्लड फिर से वापस डाल देंगे, हमारा ही ब्लड है ये भी, ठीक है। तो ये ब्लड सैल्वेज कुछ इस तरीके की प्रोसीजर है। ओके, तो जब वॉश्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आई है, खास ध्यान रखना कैसे करते हैं, ये मत सोचना कि ब्लड को धोया नहीं जा सकता है, ठीक है, सेपरेट करते हैं उसको उसके वेस्ट मटेरियल से अलग, ओके, प्योरीफाइड करते हैं और फिर री इन्फ्यूज करते हैं। अभी है डिजाइनेटेड डोनर, ठीक है, क्या है डिजाइनेटेड डोनर। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि डिजाइनेटेड डोनर का मतलब क्या होता है, कि जैसे मैं बताती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है, ठीक है, मुझे उसी का ही ब्लड चाहिए, बस दूसरा कोई नहीं, क्योंकि मेरा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है, ठीक है। या फिर बोल दी हूँ मैं कि मेरा भाई और मैं दोनों एक ही ब्लड ग्रुप के हैं, तो मुझे उसका ही ब्लड ग्रुप, मुझे उसका ही ब्लड चढ़ाना बस, और किसी का भी ब्लड मत लाना, मुझे नहीं लगाना किसी और का, ठीक है। तो ये डिजाइनेटेड डोनर है। जो रेसिपिएंट है वो अपना विश बताता है कि रुकिए, आप किसी और का मत ढूंढने चाहिए, मेरे घर में ये लोग है जिसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, ठीक है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा खून चूसती है ये, तो है ना, तो ये चीज़ें हैं, आप सच में उसका ब्लड लोगे तो ये डिजाइनेटेड डोनर है, जिसका आप डिमांड करोगे कि मुझे इसी का ब्लड चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो डिजाइनेटेड डोनेशन अकर्स व्हेन रेसिपिएंट सिलेक्ट देयर ऑन कंपैटिबल डोनर, वो खुद से सिलेक्ट करेगा मुझे इसी का ब्लड लगाओ, ठीक है। डोनेशन डज नॉट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन, ये भी देखना पड़ेगा कि भाई उसके हस्बैंड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ब्लड में, उसके भाई में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इनसेसरी ये उसने बोल दिया आपने लगा दिया, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड, हावेवर रेसिपिएंट्स फील मोर कंफर्टेबल, और इससे जो रेसिपिएंट है उसको कंफर्टेबल फील होगा कि ओके, मुझे मेरे हस्बैंड का ही ब्लड लगा है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मेरे भाई का ही लगा है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ, और घर के ही लगा है तो आई ट्रस्ट ऑन यू कि वो उसके कुछ कोई भी बीमारी नहीं है, क्योंकि खास करके ना HIV एड्स भी इससे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। आइडेंटिफाइंग बाय देयर डोनर्स, ठीक है। अभी नॉट क्या इसके अंदर है कि द डोनर्स ब्लड एंड द रेसिपिएंट्स ब्लड, इसमें तो ये ज़रूरी है ना कि डोनर्स ब्लड एंड द रेसिपिएंट्स जो ब्लड है मस्ट बी टेस्टेड, उसको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, कि हाँ अगर मैंने रेसिपिएंट हूँ, मैंने बोल दिया कि मेरे हस्बैंड का लगाओ, पर मुझे पता है कि हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो मैं बोलूँगी, अगर मुझे नहीं पता है तो पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर सेम है तो लगा सकते हैं। फिर ऐसा तो है नहीं कि आपने डिमांड किया उसका कुछ भी है आपका कुछ भी है और लगा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। तो इसके लिए कॉम्पेटिबिलिटी भी देखना ज़रूरी है। और क्या आपको बोला है, देखो कि इफ़ द ब्लड, ठीक है, इफ़ द ब्लड इज़ नॉट कॉम्पेटिबल, उसका ब्लड कॉम्पेटिबल हो ही नहीं है सकता, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, व्हाट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, उसका मतलब होता है फटल कंडीशन, बराबर, और फटल का ही मतलब होता है कि डेथ होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है कि अगर कंपेटेबल नहीं है, डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं हो सकता है, तो फिर हम नहीं कर सकते हैं, बोल देंगे कि ये नहीं हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, इसके लिए हम ये नहीं करेंगे। अगर ब्लड ग्रुप सेम होता तो हम ज़रूर आपकी बात मानते और आपकी विश पूरी करके उसका ब्लड आप में चढ़ा देते, है ना। चल नेक्स्ट क्या है देखो, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड वार्मर, ठीक है। ये ब्लड वार्मर यूज़ होता है ब्लड को वार्म करने के लिए, जब ब्लड इन्फ्यूज होता है रेसिपिएंट के अंदर तब। तो ब्लड वार्मर्स में भी यूज टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है। क्या हो जाए, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर के रिलेटेड है कि वो डिक्रीज ना हो जाए, उसके लिए ये इसका यूज करते हैं। एंड एडवर्स रिएक्शन व्हेन सेवरल यूनिट्स ऑफ ब्लड आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, और कुछ घंटे तक भी इसको चालू रखते हैं ब्लड वार्मर्स को, फिर बंद कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पे चलता है। पर ये ध्यान में रखना कि क्यों, तो हाइपोथर्मिया ना हो, इसके लिए हम ब्लड वार्मर का यूज़ करते हैं। ब्लड वार्मर जो है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसके अंदर यहाँ पे टेम्परेचर सेट करते हैं कि जितना भी टेम्परेचर मान लो कि आपको रखना है वो टेम्परेचर, और यहाँ से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो है वो यहाँ से पास्ड होगा, ठीक है, और यहाँ ब्लड पूरा उसमें से जाएगा और उससे जो है थ्रू होके फिर वो जाएगा, ताकि क्या होगा
इसके अंदर कि इसके अंदर ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। यहाँ से जो ब्लड जाता है तो उसमें ब्लड क्या होगा, वार्म होगा, ठीक है, और जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोनों सेट रहेगा और हाइपोथर्मिया नहीं होगा। इसके लिए टेम्परेचर के बारे में तो पता है ना कि टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर हमारी बॉडी में कौन सा है, सेंटर जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता हो वो सेंटर कौन सा है, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो, मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हो, हाइपोथैलेमस बोलते हो, क्या बोलते हो, यस उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये प्रिंसिपल ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है ये प्रिंसिपल ग्लैंड है, और इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, और मोस्टली एंडोक्राइन में तो हम खास करके पढ़ते हैं, पर इसमें भी ज़रूरी है। अभी हाइपोथैलेमस का भी रेशियो है, जैसे कि कैसे कि ये हाइपोथैलेमस का दो, एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस और ये दूसरा है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हीट का लॉस करवाने का काम करती है। क्या करती है, ये हीट का लॉस करवाने का काम करती है, जबकि ये जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है ये हीट का प्रोडक्शन करवाने का काम करती है, ठीक है। इस तरीके का ये जो है काम रहता है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट लॉस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट प्रोडक्शन। ऐसे थर्मोजेनेसिस थर्मोलाइसिस होके पूरा जो है वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि हमको याद रखनी ही पड़ेगी। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, पर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हम आंसर नहीं देख पाते। तो एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की बात करते हो तो P फॉर द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड P फॉर द हीट प्रोडक्शन, ठीक है, वो ये काम करता है। तो इससे आप याद रख सकते हो। अभी बढ़ेंगे हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला हमारे पास है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है देखो इसका कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज एन एडवर्स रिएक्शन। ये एक एडवर्स रिएक्शन है कि आपने ब्लड को देते समय डोनर एंड रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज, जब वो ब्लड बैंक से आया आपने नहीं देखा कि वो कौन सी डेट तक चलने वाला है, एक्सपायर्ड डेट नहीं देखा, आइडेंटिफिकेशन डेटा नहीं देखा, पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखा कि एक्चुअली डॉक्टर साहब ने लिखा क्या है। तो ये सारी चीज़ों से आपकी वजह से भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये दो नर्सेज के द्वारा पहले तो वेरीफाई होना चाहिए कि ओके है कि नहीं। Transfusion reaction is an adverse reaction that happens as a result of receiving a blood transfusion. Types of transfusion reaction, जैसे कि इसमें भी टाइप्स है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के। देखो क्या है कि एक होता है हमारा क्या है हेमोलाइटिक रिएक्शन है, फिर एलर्जिक रिएक्शन है, फेब्राइल रिएक्शन मतलब कि उसको उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, मतलब कि उसको टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइपरथर्मिया होगा, उसके साथ साथ उसको सिवरिंग होगा, ठंडी लगेगी, इसके लिए बोला है। फेब्राइल भी हो सकता है, बैक्टीरियल, उसको कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, बराबर, तो उसकी वजह से उसको बोलेंगे हम सेप्टिसेमिया। क्या बोलेंगे उसको, सेप्टिसेमिया बोलो, बैक्टीरियमिया बोलो। और ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, क्या बोलते हैं इसको कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ये GVHDP इसको बोलते हैं कि इसका फुल फॉर्म याद रखना कि क्या है इसके अंदर, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज भी जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। तो कितना है देखो कि एक तो हिमोलाइटिक हो सकता है, हिमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, फेब्राइल रिएक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल उसको ही हम सेप्टिसेमिया बोलते हैं, और GVHD ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज भी इसमें हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो आगे हम इसके बारे में प्रॉपर ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या है कॉम्प्लिकेशन थी ट्रांसफ्यूजन। अभी क्या है साइंस ऑफ एन इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आपने अभी अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया पेशेंट को और तुरंत ही कौन से जो साइंस है वो देखने को हमको मिलेंगे, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर। तो उसमें चिल्स होगा, पेशेंट को जो है वो क्या लगेगा, ठंडी लगेगी, ठीक है। एंड डायाफोरेसिस होने लगेगा, डायाफोरेसिस मतलब कि पर्सपिरेशन होने लगेगा, ठीक है, और चिल्स होगा, मसल्स एच होगा, उसका मसल्स जो है वो पेन करेगा, बैक पेन होगा उसको, और चेस्ट पेन भी हो सकता है उसको, रैसेस हो सकता है, स्किन के ऊपर अचानक से रैसेस हो गए, हाइव्स हो गया, इचिंग होने लगना, ठीक है, एंड स्वेलिंग होने लगना, वहां पे कुछ सूजना जाना, रैपिड थ्रेडिंग पल्सेस फील होगा, ठीक है, और डिस्पनिया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पनिया ओवर हियर, क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्पनिया मतलब क्या, क्या बताओगे आप, यस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं हम कि डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग जो है उसको हम बोलते हैं डिस्पनिया। ये टर्म है, याद रखना,
कफ हो सकता है, और कफ में भी, ये जो कफ है ना उसमें भी टाइप्स, जैसे कि देखो आपको बोले ना फ्लैगम, तो फ्लैगम का क्या मतलब है पता है, कि स्पूटम आता है ना हमको, स्पूटम, यस उसको फ्लैगम बोलते हैं। और कफ मतलब कि ड्राई कफ भी होता है ना, कभी कभी कोई कफ नहीं निकलता बाहर, कोई सिक्रीशन नहीं आता है, तो वो कफ है। फ्लैगम वाला कफ मतलब कि स्पूटम आएगा। और वीजिंग, ठीक है, ये वीजिंग जो है इसके बारे में तो खास पढ़ना पड़ेगा भाई। वीजिंग जो है वो एक विसल लाइक साउंड है। कैसा साउंड है? एक विसल लाइक। ठीक है, ओके, तो मुझे इसके लिए चाहिए अच्छे से तो ये वीजिंग के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वीजिंग भाई क्या है, क्योंकि ये काफ़ी सारी एग्जाम्स में अभी तक आ चुका है। तो वीजिंग जो है वो विसल और म्यूजिकल साउंड है। खास करके देखने को कब मिलता है? तो अस्थमा के अंदर। ठीक है, अस्थमा के अंदर ये देखने को मिलता है विजिंग साउंड, और विसल लाइक साउंड आता है। तो ऑब्वियसली कब आएगा? कि जब आप क्या करते हो, एक्सपायरेशन, सांस को बाहर निकालोगे ना, तब ये आपको फील होगा विजिंग। तो याद रखना है, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा इज विजिंग। विजिंग क्या है? तो विसल लाइक साउंड, म्यूजिकल साउंड सुनाई देना। कब? तो जब आप एयर को बाहर निकालते हो तब। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी है पैलर एंड साइनोसिस हो जाना। साइनोसिस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो साइनोसिस आपको पता है ना, उसका मतलब क्या होता है? तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यू। क्यों होता है ये ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द टिश्यू? क्योंकि आपको ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी के टिश्यूज को चाहिए जितने अमाउंट में, उतना सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, तो हो रहा है। ठीक है, तो साइनोसिस। फिर होता है एप्रहेंसन, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन एंड नंबनेस आना, हेडेक होना, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग आना और डायरिया। ये सब नॉर्मल है। और डायरिया और वॉमिटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है वो? यस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कि जिसी को हम क्या बोलते हैं? यस, डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या बोलते तो हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या देते हैं इसके लिए? ओआरएस, है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट्स थेरेपी हम देना चालू करेंगे। तो याद रखना, साइंस ऑफ एन इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसके अंदर आएगा चिल्स, डायफोरेसिस, ये रिलेटेड टू पर्सपिरेशन है। ठीक है, ये भी याद रखना, इसको हम पर्सपिरेशन के रिलेटेड बताएंगे। स्वेटिंग होना बोलते हैं ना वो। फिर क्या है आपके पास? मसल एक्स होना, बैक पेन होना, चेस्ट पेन होना, रेसिस, हाइव्स, ईचिंग एंड स्वेलिंग, रैपिड थ्रेड पल्स आएगा, डिस्पनिया, कफ, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ, विजिंग क्या है वो हमने पूरा देखा, पैलर एंड साइनोसिस, अप्रहेंसन, टिंगलिंग एंड नंबनेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड डायरिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्या और देखने को मिलता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिलेटेड है ना। साइंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इन एन अनकॉन्सियस क्लाइंट, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है। क्या नहीं पता है उसको? TPP बराबर, मतलब कि टाइम क्या है, आप कौन सी जगह पे है, प्लेस और पर्सन, इसके बारे में उसको नहीं पता है, वो अनकॉन्सियस पेशेंट है। जिसके अंदर देखने को मिलते हैं वीक पल्स, जब हमको नॉर्मल पेशेंट के अंदर थ्रेडी पल्स देखने को मिलते थे, यहाँ पे वीक पल्स देखने को मिलेगा। उसको फीवर आएगा, उसको टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया मतलब क्या? टेकिकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट का बढ़ना। ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या? मतलब कि हार्ट रेट का कम होना। नॉर्मली कितना होता है? 60 to 72 बिट्स पर मिनट। ठीक है, अगर इससे बढ़ गया तो हम बोलेंगे कि क्या हो गया? टेकिकार्डिया, और इससे कम हो गया तो हम बोलेंगे क्या? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, क्योंकि हम टेकरी माउंटेन्स हिल को चढ़ते हैं, ऊपर जाता है, तो हमारा हार्ट रेट भी जैसे जैसे ऊपर जाता है, कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसको टेकी के रिलेटेड देखते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन को देख दो, 16 to 20 नॉर्मली ब्रीथ पर मिनट होता है, पर वो हमारा इंक्रीज हुआ जैसे 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 बड़ा, हम टेकिपनिया बोलते हैं। नॉर्मली रेस्पिरेशन को हम यूपनिया बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, बहुत सारी एग्जाम में आ चुका है और कंफ्यूजन भी रहता होता है। तो यूपनिया, यूपनिया का मतलब है नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे और क्या हो सकता है? तो हाइपोटेंशन भी हो सकता है, विजिबल हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, मतलब कि आपके यूरिन के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पास्ट होगा, मतलब आपका जो यूरिन है वो कोका कोला कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। ऑलिगुरिया हो सकता है। ऑलिगुरिया मतलब क्या?
कि यूरिन का जो अमाउंट है ना वो डिक्रीज होना, ठीक है, ये है ओलिगुरिया। और एन्यूरिया मतलब क्या, एन्यूरिया का मतलब होता है एब्सेंस ही हो जाना, क्या हो जाना, एब्सेंस हो जाना, आएगा ही नहीं यूरिन अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर है। तो ये कीवर्ड है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके अंदर वीक पल्स, फीवर, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, विजिबल हीमोग्लोबिन यूरिया हम देख पाएंगे उसके यूरिन के अंदर। ओलिगुरिया और एन्यूरिया देखने को मिलता है। ये हम बोले ना ओलिगुरिया और एन्यूरिया, तो ये कंडीशन तो अक्यूट रिनल फेलियर में भी देखने को मिलता है। जब आपकी किडनी जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी बोलो, एक्यूट रीनल फेलियर बोलो, शुरुआत जब होता है तो ओलिगुरिया से होता है, फिर एन्यूरिया होता है, और लास्ट में जब आप पहुंच जाते हो क्रॉनिक तक तो पॉलीयूरिया होता है, निकलता ही रहता है यूरिन बस। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, सीक्वेंस है ओलिगुरिया, एन्यूरिया और पॉलीयूरिया, ठीक है। ओके।